दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है वैभव कुंज। अरे बाहर आ जाओ ना, देखो तो सही, ज़्यादा दूर नहीं, अपनी ही बालकनी में देखो। ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ संक्रांति के दिन सुबह सुबह पुराना कूड़ा कट जलाकर सारी मन की ग्रंथियाँ जलाई जाती है। इसे भोगी कहते हैं। आज मेरे लिए सब पुराना थूक दो। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठ अन्नू यानी मैं बालकनी तक आई और फिर बाहर झांकने पर पाया कि एक जन समूह जो लड़कियों के जलते हुए गट्टर के चारों तरफ बैठा ठहाका लगा रहा था। हम दोनों को बालकनी में देख एक महिला ने आवाज़ लगाई, आइए ना, हैप्पी संक्रांति, आइए। मैंने भी उन्हें बधाई दी। मन ने कहा, 60 साल का आदमी अगर अकेला बैठे तो 60 का ही लगता है। अगर दो 60 साल के व्यक्ति साथ में बैठे तो 30-30 के लगते हैं। और अगर कई लोग एक साथ हों तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह लगते हैं। यहाँ भी ठहाके और गरम गरम कॉफ़ी के साथ सब टीनेजर ही लग रहे थे। मन की सारी ग्रंथियों को बाहर निकाल मैं बाहर उनके साथ आकर बैठ गई। बड़े दिनों के बाद ठहाके मारकर हंसी। लगा जैसे मैंने अभी अभी 16 वर्ष पूरे किए हैं। यह मेरी पहचान सिर्फ अन्नू थी, न आगे न पीछे। सिवाय नाम के किसी ने कुछ नहीं पूछा। जैसा नाम वैभव कुंज, वैसी ही प्रवृत्ति थी इस अपार्टमेंट की। वैभव यानी दिल का सुकून ही वैभव था। काश सारी ज़िंदगी यहाँ बिताई होती। अपनी ज़िंदगी पर जब मैं नज़र डालती हूँ तो पाती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जिस दिन कंप्लीट हुआ था उसी दिन ज़बरदस्ती खींचकर बड़ी कर दी गई थी। मैं यानी कि अनुराधा। ये अन्नू वाली पहचान तो खुद को कुछ दिनों पहले ही दी थी मैंने। लड़का देखने आया तो पहले फैशन परेड हुई, यानी मैंने चल के दिखाया। ट्रे में सबको चाय दी और अन्नू के गुण बताए गए उन लड़के वालों को। पापा बड़े अच्छे वक्ता थे। उन्होंने अच्छे से कहा, हमारी लाडली रसायन शास्त्र में माहिर है। किस चीज़ में कितना सोडियम क्लोराइड डालना है इससे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जब केक में डालती है तो केक को फुला देती है, और तो और साइट्रिक एसिड डाल दूध को फाड़कर पनीर बना देती है। अर्थशास्त्र तो पूछिए ही मत। गैस का दाम अगर बढ़ जाए तो सलाद खिला खिला कर हमें ठीक रखती है। चावल को पानी में भिगाकर थोड़ी देर छोड़ देती है और फिर गलने के लिए कम गैस की ज़रूरत पड़ेगी। मनोविज्ञान तो मानो इसका ही फोटे हो। दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप, इनमें से कौन रूठा है, कैसे किसे मनाना है, सब जानती है। पापा का व्याख्यान तो शायद चलता ही रहता यदि सुमेश के मामा ने उन्हें बीच में ही ना रोका होता। मामा ने कहा, बस बस भाई साहब, इतने गुण काफ़ी हैं, बस हमारे भांजे साहब को पसंद कर लें और कुछ नहीं चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सुमेश मुझे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी बगल में लेटने वाली रंभा से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट, रसायन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक बीवी ही चाहिए थी। अपनी माँ और मामा की तरह देखकर उन्होंने भी हाँ कर दी। मैं भी मूर्ख, पढ़ी लिखी ज़रूर थी पर दिमाग से गुड़ गोबर। पापा की बातों को सच करने में लग गई। पाकशास्त्र में ऐसी निपुण कि घर वाले होटल जाना भूल गए। मनोविज्ञान तो मानो ऐसा कि कुमारे मामा जी को भी अपने घर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले से ही बहन के घर पर थे और हमेशा के लिए बसे रहे। ऐसी रसायन शास्त्री कि घर के बड़ों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और दिल की बीमारियाँ सेंध ही नहीं मारी। सभी खुश और पनपते रहे और मैं घुलती गई। घर पर शुद्ध हल्दी, चाय के मसाले, ऑर्गेनिक सब्जियां जुटाने में ऐसी लगी कि लड़की की ज़िंदगी में रोमांस भी कुछ होता है ऐसा याद ही ना रहा। पिता तो सुमेश के बचपन से ही गुजर गए थे। सुमेश माँ और मामा जी के बेटे थे, इसलिए उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते थे। माँ जी भी अपने बेटे को बेटे से ज़्यादा एक कंपेनियन की तरह तैयार किया था। दोनों माँ बेटे एक से टीवी सीरियल देखते, साथ में कभी बैडमिंटन खेलते, कभी कैरम तो फिर कभी रम्मी। मैं तो अपनी प्रशंसा के झंडे गाड़ने में इस तरह मशगूल थी कि कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या खो रही हूँ। खेलते खेलते सब चिल्लाते, अन्नू एक कप कड़क चाय, तो कभी गर्मा गर्म पकोड़े।
मैं रसोई के बर्तन चमकाने और घर को होटल से भी ज़्यादा साफ रखने को ही अपना अचीवमेंट मानती थी। सुमेश के एक पुलोवर की पूरे शहर में चर्चा थी, जो मैंने शादी के बाद बनाया था। सुमेश बहुत सरल व्यक्ति थे। उनकी ज़िंदगी मेरे और माँ के आसपास ही घूमती थी। घूमने भी जब हम जाते तब साथ साथ खूब मस्ती करते, अंताक्षरी खेलते, पिट्टूल भी खेलते। सब कुछ अच्छा था ज़िंदगी में सिवाय मेरे और सुमेश के रोमांस के। माँ और सुमेश में सिर्फ 18 साल का फ़र्क था और मामा जी माँ से 5 साल छोटे थे। माँ के कम उम्र में विधवा हो जाने पर उन्होंने भी शादी नहीं की, जो उन दिनों आम बात थी। मैं उस घर की ज़रूरत थी और मुझे भी नहीं लगा कि मेरी और सुमेश की भी एक दुनिया हो सकती है। जब मैं सजती या कुछ नया पहनती तो तीनों एक साथ चिल्लाते, क्या खूब लगती हो। कभी कभी गाते, बिजली गिराने मैं तो आई। मुझे तो याद भी नहीं कि सुमेश ने मुझे कभी एक स्त्री यानी रंभा की तरह देखा भी हो। माँ और मामा जी को लगा कि घर में एक नया मेहमान आना चाहिए। फिर क्या था, बिना किसी रोमांस के एक प्रक्रिया की तरह 2 बच्चे भी हो गए, रिमी और गुड्डू। नाम भी माँ और मामा जी ने ही रख लिए और सारा लालन पालन भी बड़े अच्छे से माँ और मामा जी ने किया। वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, सब कुछ उनके आका ही डिसाइड करते थे। मैं घर के रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र में इस तरह उलझी कि माँ और मैं बहनें ही दिखते थे और सुमेश हमारा छोटा भाई। बच्चों के आने के बाद 3 बच्चे हो गए और तीनों का ध्यान रखा जाने लगा। बच्चे बड़े स्मार्ट और कुछ जल्दी ही बड़े हो गए। मैं तो उम्र से नीचे गिरी जब मेरी 13 साल की बिटिया ने मुझसे पूछा, मॉम आप क्या असेक्सुअल हैं क्या? इतनी अंग्रेज़ी तो मुझे भी आती ही थी, पर इस तरह का सवाल और ये शब्द पहली बार किसी ने मुझसे कहा था। मैंने गुस्से से पूछा, व्हाट डू यू मीन? उसका जवाब, आई मीन व्हाट आई सेड। मैंने फिर धीरे से कहा, ऐसा क्यों पूछा बेटा? उसने जो जवाब दिया उसने तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही मॉम, बड़ी मॉम का तो समझ में आता है कि वो एक विधवा हैं। शी इज़ लॉस्ट हर पार्टनर, बट यू मॉम, यू नेवर सॉ विद योर हस्बैंड, नो पर्सनल प्राइवेट टाइम, नो लव मेकिंग। मेरे दोस्तों के मम्मी पापा जब घर पर होते हैं तो अपने बेडरूम में होते हैं, स्पेशल कपड़े पहनते हैं और उनका रूम नॉक करके ही बच्चों को जाना पड़ता है। उसका बोलना जारी था, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सीन देयर पेरेंट्स किसिंग ईच अदर, और शायद इससे भी ज़्यादा। आई विल नॉट टेल यू। मैं तो अवाक, पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस किया। लगा खुद को महारथी बनाने की दौड़ में असली रथ का तो मज़ा ही नहीं लिया। हम 4 थे, माँ, मामा जी, सुमेश और मैं। सुमेश कभी अकेले मिलते ही नहीं थे। मैंने अब खुद को दूसरी तरह से देखना शुरू कर दिया। एक दिन घुटने के दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई। सोचा सुमेश आएंगे, मेरे घुटनों पर जेल लगाएंगे और रसोई घर से पूरी छुट्टी। सुमेश के घर का पुराना रसोइया आ गया, मेरी सुंदर रसोई का 2 दिन में ही कचरा कर दिया। पर अब मैं तो दूसरी दुनिया देखना चाहती थी, इससे मुझे अब कोई मतलब नहीं था। मैं अपने कमरे में ही कराती रही, या ये कहिए कराने की एक्टिंग करती रही। शाम को जब मैं आधी नींद में ही थी तब लगा कोई मेरे घुटने सहला रहा है और वह हाथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था, जो शायद मुझे 15 साल पहले ले लेना चाहिए था। सुमेश भी ना, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी कहे जा रही थी, सुमेश धीरे धीरे, लेकिन पता नहीं अचानक एक वैशीपन का झटका लगा और मैंने आंखें खोली तो पाया मामा जी ही अपना हाथ मेरे कपड़ों के अंदर रखे हुए थे। मैं तुरंत खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने लगी। मामा जी को लज्जा भी नहीं आई, ना ही उनकी आंखों के वैशीपन में कोई कमी आई। मेरी आवाज़ सुनकर बेटी दौड़कर मेरे कमरे में आ गई और मामा जी की ओर देखने लगी और मेरे कमरे को देखकर इस हरकत का मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगी। मॉम, आप इतना गिर जाओगी और बीमारी का ढोंग करोगी। बेचारे दादू तो आपकी चीखें सुन आपके कमरे में आए और उन्हीं पर इल्ज़ाम। प्लीज़ घर में किसी को पता ना चले, उससे पहले आप चुप हो जाओ। मामा जी ने रिमी को देख चेहरे के
दरिंदे के वाले भाव को तुरंत मेमने में परिवर्तित कर लिया और चुपचाप रिमी का हाथ पकड़कर बाहर चले गए। रिमी की नज़रें मुझे पागल कर रही थी। मामा जी का मुझे घूरना और उन आँखों का वैशीपना, मानो चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी। वही डाकू थे और जज भी। फरियाद भी किससे करती? माँ और मामा जी तो मेरे दोनों बच्चों के माता पिता थे। मेरे बच्चे भी मेरे नहीं थे। मैं तो शुरू से उनके लिए एक मेड थी जो खाना पकाती है, उनकी अलमारी जमाती है, उनका टिफ़िन बैग में रखती है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। रिमी की नज़रों में अब ये मेड सी औरत बेचारी सन्यासी मामा जी, जिन्होंने अपनी बहन और भांजे के लिए शादी नहीं की, को बहका रही थी। मेरे मन, दिल और स्वाभिमान तीनों की चिता जल चुकी थी। मेरे लिए अपनी बेटी की अपराधी और एक दरिंदे की शैतानियत का शिकार बन अब वहाँ रहना मंजूर नहीं था। कुछ निर्णय अपने सम्मान के लिए इतने अच्छे होते हैं और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देते हैं। मैंने भी उस घर से, जहाँ ज़िंदगी के 17 साल लगा दिए थे, 19 से मैं 36 की हो गई थी, बिना किसी को बताए विदा ले लिया। ना किसी ने रोका और ना ही मैंने कोई सफाई दी। मेरे आत्मसम्मान को इतना बड़ा झटका लगा था कि मैं मायके भी नहीं जाना चाहती थी। बिना किसी को बताए अपने बचपन की सहेली, जो हमारे शहर से मीलों दूर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रहती थी, उसके पास चली गई। फ़ोन नंबर भी बदल दिया। भाग्य देवी भी मेरे साथ थी। वहाँ पहुंचकर लॉकडाउन का समय था और बहुत से स्टार्टअप शुरू हो रहे थे। मैंने अपनी सहेली के घर से ही अपने इस सहेली किचन की शुरुआत की और हमारी निकल पड़ी। कुछ यूट्यूब और कुछ वर्ड ऑफ माउथ से हम टेक होम फूड में लोगों की पहली पसंद बन गए थे। कभी सुमेश की याद भी नहीं आई। बचपन के दिए गए भाषण, एक्सटेम्प्रोर और डिबेट अब अपनी मार्केटिंग में काम आ रहे थे। लॉकडाउन ने बहुतों को तोड़ा, पर मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। 36 साल में 16 साल के मज़े लूट रही थी। इसी बिज़नेस के सिलसिले में अखिल मिले। ना उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा, ना मेरी जात, ना उम्र और ना ही कुछ आगा पीछा। हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती के साथ हमारा टीनेज वाला रोमांस भी शुरू हो गया। लॉकडाउन में हम साथ रहने का समय ढूंढने लगे। मुझ में इतनी कशिश है कि अब मुझे पता चल रहा था। कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, नहीं बदलते हैं तो आपके दोस्त, जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड और उसके पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे। लिव इन जैसा शब्द जो कभी पाप लगता था, आज जीने का सहारा बन गया था। मेरी लीगली दूसरी शादी तो नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरा तलाक नहीं हुआ था। मैं लंबे से नाम अनुराधा से अखिल की अनु बन गई और अब हम एक सुंदर से कपल बनकर इस वैभव कुंज में आ गए। भोगी के साथ मन की सारी ग्रंथियां जलाकर एक नई शुरुआत कर दी, जहां मैं ना मिसेस सुमेश, ना अम्मा जी की बहू और ना ही अखिल की पत्नी थी। मैं थी सिर्फ अन्नू और सारी खुशियां मेरे बाहों में थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।